दोस्तों नमस्कार। जब से शेख हसीना पावर से गई है, बांग्लादेश का बुरा हाल हो चुका है और उसके बाद जो हिंदू वहां बैठे हैं उनका बुरा बुरा हाल है। बांग्लादेश की इकोनॉमी डूब गई है। बांग्लादेश के अंदर रोज हिंसा होती है, हिंदुओं को जलाया जाता है और हमारी गवर्नमेंट ने इस केस को यूएन को टेकअप किया। वहां पे कहा कि 29 इंसिडेंट हुए हैं जहां पे हिंदुओं पे अटैक हुए हैं जब से मोहम्मद यूनिस पावर में आए हैं, और आज भी कुछ नहीं हो रहा वहां पे, क्योंकि मोहम्मद यूनिस किसी को आंसरेबल नहीं है। यूएस की डीप स्टेट यानी कि जो यूएस की गवर्नमेंट है, उन्होंने मोहम्मद यूनुस को पावर में बिठाया, इनको रिवार्ड दिया था। रिवार्ड किस चीज का दिया था? रिवार्ड दिया था गद्दारी का, अपना एजेंट बनाया था, क्योंकि वो हिंदुस्तान को टारगेट करना चाहते हैं। और वहां पे जब से बैठे हैं, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश की माली हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां पे लोगों को उनकी नौकरियां चली गई हैं। लेकिन अब क्या है कि थोड़ी चेंजेस आने वाली हैं, क्योंकि फरवरी के अंदर वहां पे इलेक्शंस होंगे। और ये जरूर है कि जो शेख हसीना की पार्टी है उसको तो इन्होंने बार कर दिया कि इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये है वहां की डेमोक्रेसी। लेकिन साथ में बीएनपी जो दूसरी अपोजिशन की पार्टी थी, वो इस टाइम पे इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। और इलेक्शन लड़ने के लिए वहां पे उनके एक लीडर तारिक रहमान, जो खलीदा जिया के बेटे हैं, वो आ गए हैं और वहां पे काम शुरू कर दिया गया। लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि खलीदा जिया की डेथ हो गई। उनके आने के 5 दिन के बाद खलीदा जिया की डेथ हो गई। बहुत साल से बीमार चल रही थी। तो अब यही बात करेंगे कि अगर बीएनपी पार्टी आएगी तो वहां पे क्या हालात होंगे, क्या हिंदू वहां पे बच पाएंगे। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप अपनी बात बताइए, फिर मैं भी देखता हूँ कि हम क्या बात करते हैं इसके ऊपर, कि क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदू सेफ हो पाएंगे। इसी पे चर्चा होगी आज। सर, अंधेर नगरी चौपट राजा वाला चक्कर है वहां का, बांग्लादेश का। और एक आदमी को वहां बिठा दिया जिसको किसी ने सेलेक्ट नहीं किया, जिसको एक बाहर की फोर्सेस ने उसको बिठा दिया वहां पर कि भैया तुम चलाओ। उसको वो देख रहा है, यार मैं अचानक कैसे यहाँ का लीडर बन गया हूँ इस देश का, तो मैं तो अभी जो जो चाहे मैं मनमानी करूंगा और कैसे भी करके मैं सबको बुद्धू बनाऊंगा, इंक्लूडिंग बांग्लादेश पब्लिक। वो बोल रहा है कि भाई मैं इलेक्शन होना चाहिए, होगा होगा, नहीं होने देगा। अभी आप देखिए, जैसे इलेक्शन शुरू होगा, देयर विल बी लॉट ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशंस और इतना कंफ्यूजन मचने वाला है कि वो मतलब वहां पर फिर आर्मी आ जाएगी और फिर वो लोग देखेंगे यार अभी इलेक्शन के लिए तो माहौल ही ठीक नहीं है आके। तो क्या है कि ये जो हमारे अभी जो बैठा हुआ है, जो उसका नाम ही याद नहीं रहता कभी भी, हाँ, अब चलो ठीक है, मुझे भी इसका भी याद नहीं आ रहा। वो याद रखने के मोहम्मद यूनिस याद रखने के लायक भी नहीं है, बेपैंदे का लौट है। और बिल्कुल वो अपना किसी हद तक भी गिर सकता है एकदम बिल्कुल। और उसको वहां बैठा दिया जाकर, उसने तो क्या देखना कि भैया मैं यहीं बैठूंगा और किसी को आने नहीं दूंगा। अभी वो जो एक लड़का जो आया है, उसका पिछले प्राइम मिनिस्टर का बेटा आया है, तारिक रहमान अभी आए हैं। हालांकि तारिक रहमान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ये हुई कि हाँ भाई आप रहेंगे और आपको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन को रोकने के लिए उसको भी उड़ा देंगे, देखना वो होने वाला है। ठीक है, आप बिल्कुल आपकी सोच, मैं तो नहीं कहूंगा आपकी सोच गलत है। हर एक आदमी अपने हिसाब से सोचता है। मोहम्मद यूनुस क्या सोचते हैं हम कह नहीं सकते। लेकिन तारिक जो आया वहां पे किसी न किसी एक सपोर्ट से आया, अंडरस्टैंडिंग पे आया। किससे अंडरस्टैंडिंग है? चाहे उनको यूएस के ऊपर प्रेशर होगा कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर हो या कुछ भी होगा। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि यहाँ पे लोगों को बड़ी उम्मीद है जब वो बांग्लादेश के अंदर आए, क्योंकि बिलोंग करते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। जब बांग्लादेश के अंदर आए 17 साल के बाद, इन पे करप्शन के चार्जेस थे, तो इन्होंने अपने जूते उतारे और मिट्टी को अपने सिर पे लगाया, माथे पे लगाया, मतलब एक ड्रामा किया। फिर इनको जिस जगह में ले गए जहां पे रहना था, एक दो इनके पास वहां पे बसेस थी जो बुलेट प्रूफ थी और साथ में बम प्रूफ थी, उसमें गए और वहां पे 10 लाख लोग आए। देखिए बंगालियों की तो आदत है वहां पे भीड़ लगाने की। 10 लाख लोग आए वहां पे, चाहे मॉब, जैसे आप बार बार कहते हैं मॉब मेंटालिटी, वहां पे यही मेंटालिटी है। 10 लाख लोग आए इनको रिसीव करने के लिए और इन्होंने वहां पे रैली को एड्रेस किया। फिर अपने फादर की ग्रेव पे गए। मैं आपको पहले बात बता दूं कि जब बांग्लादेश की लिबरेशन हुई थी 1971 के अंदर, तो उस टाइम पे शेख मुजीबुर रहमान के प्राइम मिनिस्टर बने थे और उसके बाद
1975 15 अगस्त को उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी पूरी फैमिली को मार दिया गया। लेकिन शेख हसीना और उनकी जो छोटी बहन है रेहाना, वो लंदन में थी, तो उसके बाद वो वहां पे बच गई। लेकिन बाद में जब सिचुएशन कंट्रोल हुई तो वहां पे आ गए। उसके बाद एक वहां पे कुछ कू हुए बांग्लादेश के अंदर। फिर जनरल जियाउल रहमान वो वहां के प्रेसिडेंट बने इसी तरीके से। और उनके टाइम में वो पाकिस्तान से तो इतना नजदीक नहीं गए, क्योंकि वहां पे लोग का बहुत हेट थी पाकिस्तान से, लेकिन इंडिया के खिलाफ थे। फिर उनका मर्डर कर दिया गया जब एक गैरिसन के अंदर गए, यानी कि जो वहां पे एक ढाका के बाहर आर्मी का जो कैंप है वहां गए, वहां पे उनका मर्डर कर दिया गया। उसके बाद उनकी बीबी जियाउल रहमान की बीबी वो वहां की प्रेसिडेंट बन गई, खलीदा जिया। और 2001 की मैं बात करूं, और जब वो प्रेसिडेंट थी तब भी वो एंटी इंडिया थी। 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, तो बांग्लादेश ने हमारे बीएसएफ के 25 लोगों का मर्डर कर दिया, पीट पीट के मारा उनको। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई एक्शन लिया उनके खिलाफ, क्योंकि उनके एडवाइजर ने उनको एडवाइस नहीं किया। उनके एडवाइजर हमेशा, मैं जैसे कहता रहा हूं, उनके एडवाइजर एंटी नेशनल थे, यानी कि ब्रजेश मिश्रा या जितने भी लोग थे, उनकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी एक्शन नहीं ले पाए बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन जब शेख हसीना वहां पे पावर में आई, तो 2010 की बात है, तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन इंप्रूव हुए। वो 2014 में जब पीएम मोदी आए तो और ज्यादा रिलेशन इंप्रूव हो गए। और पीएम मोदी वहां गए थे बांग्लादेश के अंदर 2015 में, तो एक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था दोनों कंट्री के बीच में, जिसके अंदर जो बाउंड्री के डिस्प्यूट थे जो पेंडिंग थे 1975 से, उनको रिजॉल्व कर दिया और रिलेशन अच्छे रहे। लेकिन अमेरिका यानी कि डीप स्टेट यहाँ घुस गई बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने शेख हसीना को पावर से रिमूव कर दिया, और उसके बाद बिठा दिया मोहम्मद यूनुस को पावर के अंदर। और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से पिछले 1.5 साल के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया बांग्लादेश के अंदर। हमारी गवर्नमेंट ने सबमिट किया है यूएन के ऊपर, जो पूरी डिटेल दी है वो दी है 2900 इंसिडेंट की। अभी रिसेंटली कुछ केस हुए हैं जहां पे किस तरीके से हिंदुओं को जलाया जाता है बांग्लादेश के अंदर। उससे पहले भी जब वहां पे शेख हसीना को निकाला गया था, तो हिंदू लड़कियां जो जा रही थी उनको रेलिंग पे बांध दिया गया, और ये भी कहा जाता है कि कम से कम 250 लड़कियों को यहाँ पे किडनैप किया जा चुका है, और किसी का नहीं पता कहाँ गई हैं वो लड़कियां, क्या उनको कन्वर्ट कर दिया गया या उनको बेच दिया गया। ये चल रहा है बांग्लादेश के अंदर। लेकिन कुछ उम्मीद हम जरूर लगाते हैं, क्योंकि जब बीएनपी पार्टी थी वो हमेशा इंडिया पे इल्जाम लगाती थी कि आप हमें निगलेक्ट करते हैं, आप शेख हसीना की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और जब शेख हसीना पावर से बाहर आई, तो इंडिया के कुछ लोग थे जो डिप्लोमेटिक या इंटेलिजेंस के लोग थे, उन्होंने बीएनपी की पार्टी यानी कि खलीदा जिया से लिंक भी बनाया, और पीएम मोदी ने खलीदा जिया को इंडिया भी बुलाया था कि आप आइए और हमारी कंट्री के अंदर ट्रीटमेंट भी कीजिए। मैं उसकी फोटो भी देख रहा था, और उनके लड़के के साथ भी इंडिया ने रिलेशन मेंटेन किए थे। और अब उनके लड़के जो आए हैं वापस बांग्लादेश के अंदर, तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को एक नया चैप्टर शुरू करूंगा बांग्लादेश के अंदर, और साथ में नाम लिया है मार्टिन लूथर का, कि मार्टिन लूथर भी एक प्रोग्राम लेके आए थे उनका, मेरे पास बहुत बड़ा प्रोग्राम बांग्लादेश को सुधारने का। अब मैं नहीं कह सकता क्या प्रोग्राम है, क्या ये एंटी इंडिया रहेंगे, क्या प्रो चाइना जाएंगे, प्रो पाकिस्तान जाएंगे, इसका तो तब पता चलेगा जब पावर में बैठेंगे, और इसका पता चलेगा कम से कम 6 महीने के बाद कि इनका किस तरफ करवट लेते हैं ये। लेकिन इनसे उम्मीद इस टाइम पे इंडिया को है, क्योंकि जब ये पहली स्पीच दे रहे थे तो उस टाइम पे कहा कि अब बांग्लादेश के अंदर कोई भी आदमी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, कोई भी हो या बुद्धिस्ट हो, उसको यहाँ पे पूरी सेफ्टी दी जाएगी। कहने को तो बहुत बातें करते हैं लोग, पावर में आने के बाद क्या करते हैं वो नहीं पता, लेकिन इनसे फिर भी उम्मीद है। और हिंदू, और इनका क्या है कि वहां पे इलेक्शन होने की तैयारी की जा रही है फरवरी 2025 में। साथ में इन्होंने हादी का नाम भी लिया, जिसको मोहम्मद यूनुस से मरवाया, कि वो उसने देश के लिए बहुत काम किया। लेकिन अब यही बात करते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्शन होगा उसके अंदर 3 पार्टियां सामने आएगी। एक होगी बीएनपी, जो खलीदा जिया की पार्टी है या उनके बेटे की पार्टी है। दूसरी है जमाते इस्लामी, जो प्रो पाकिस्तान की पार्टी है। और तीसरी वहां पे स्टूडेंट विंग है, जिन्होंने एक एनसीपी देके पार्टी बनाई है, नई पार्टी बनाई है। और ये जो पार्टी है एनसीपी और जेईआई, जमाते इस्लामी, ये दोनों मिलकर इलेक्शन लड़ेंगी। और इसकी वजह से कुछ जो यूथ लीडर्स हैं वो नाराज हैं इस नई पार्टी से, क्योंकि ये जमाते इस्लामी के साथ काम कर रहे हैं। जमाते इस्लामी वो पार्टी है जो प्रो पाकिस्तान है और जिसने 1971 वार के अंदर पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया था, यानी कि बांग्लादेशियों का मैसेकर किया था इस पार्टी ने पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर। लेकिन जो इनके बेटे हैं खलीदा जिया के, इन्होंने कहा
कि इनकी हमारी पहली इंडिपेंडेंस हुई थी 1971 में और दूसरी इंडिपेंडेंस हुई 2024 में। लेकिन क्या लेकिन साथ में इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है जमात इस्लामी को कि जमात इस्लामी वो पार्टी है जिसने 1971 वार के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, यानी कि बांग्लादेशियों को मैसेकर किया था। लेकिन ये वही पार्टी है जमात इस्लामी जिसके साथ इनकी मां ने एक अलायंस बना के रखा था बहुत सालों तक। तो किस करवट ये बैठेंगे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद ये लगाई जाती है कि आएंगे तो यहाँ पे सिचुएशन इंप्रूव होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या इंडिया यहाँ पे वॉच रखेगा इनके ऊपर या सीधा इनके साथ लेट जाएगा? देखिए इंडिया की प्रॉब्लम क्या आती है, इंडिया जो भी पावर में आता है उसके साथ लेट जाता है, मतलब पूरा सरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से हमको बाद में नुकसान होता है। जब मोहम्मद यूनुस आए थे तब भी हमने यही किया। अगर मोहम्मद यूनुस के आने के बाद हमने सारी की सारी जो हमारी डील्स थी उनको स्क्रैप कर दिया होता तो हमारे लिए बेटर होता। अब नए इनके जो प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो क्या हम इनके साथ जो वाटर एग्रीमेंट है उसको रिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे? हमें वेट एंड वॉच रखना चाहिए, किस टाइप का एटीट्यूड है उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम इनको चावल देना शुरू कर देंगे, खाने की चीजें देनी शुरू कर देंगे, बांग्लादेशियों को बाकी बेनिफिट देंगे, तो हो सकता है कि हमें इसके भुगतान करना पड़े बाद में। तो देखते हैं कि एक तारीख के बाद वहां पे क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि तारीख इस टाइम पे पावर पे आके इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन क्या होगा मोहम्मद यूनुस का, इसी पे हम उदय शंकर पानी से पूछेंगे कि अगर तारिक यहाँ पे बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो क्या मोहम्मद यूनुस को यहाँ से भागना पड़ेगा बांग्लादेश से? तारिक नहीं बनेगा सर, वो बनने नहीं देगा। अपना ये जो मोहम्मद यूनुस है वो नहीं बनने देगा। वो और कंफ्यूजन करेगा। अभी तो जो 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 बांग्लादेश में हुआ है सर, ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है। अभी आप देखते रहिए, क्या तूफान मचने वाला है उधर। और वो खून की होली खेलेंगे ये लोग। इनको तो और कुछ आता नहीं, आके वही मारपीट। उदय एक बार ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि खून की होली किसके साथ खेली जाएगी? क्या हिंदुओं का कत्लेआम चलता रहेगा? सर आपस में ही इनको मजा आता है, कुछ नहीं करेंगे, आदमी नहीं मिलेंगे तो बकरियों के गले काटना शुरू कर देंगे जाके। उनकी तो बकरियां वहां पे कहां है? उधर बकरियां भी नहीं है, वहां पे तो गाय जाती थी हमारी 20 लाख गाय पर साल, वो 2 लाख हो गई हैं और शायद वो भी आज बंद हो रही है बिल्कुल। तो किसके गले काटेंगे? बंद हो रही है। अभी पाकिस्तान में यही खबर मिली है कि भैंसे गाय तो सारी काट दी, वहां दूध नहीं मिल रहा। अभी वहां दूध नहीं मिल रहा, और यही हाल यहाँ भी होने वाला है। ना दूध मिलेगा, ना कोई उम्मीद मिलेगी। और यहाँ से इंडिया मुझे लगता है इलेक्ट्रिसिटी भी काट देगा इनकी। इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो देते हैं, हम लोग बहुत चीजें दे रहे हैं, वो जिस दिन रोक ली जाके तो इनको अपनी औकात पता लग जाएगी। और क्या सर ये है कुछ नहीं, ये लोग बांग्लादेश वाले कुछ नहीं है, उदय आप एक बात देखो, पहले जब हमारे यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर गवर्नमेंट चेंज हुई थी तो हमने देर क्यों लगाई? हमको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। हम उनको बिजली भी देते रहे, चावल भी देते रहे और जो भी सामान देते रहे, उससे नुकसान किसको हुआ? नुकसान तो हमें ही हुआ ना। हमने मोहम्मद यूनुस की लाइफ को बढ़ा दिया। अगर ये चीजें पहले रोकते तो बांग्लादेश पे और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता। आप देखिए जो मालदीव की बात देखिए, मालदीव भी एंटी इंडिया था लेकिन फिर भी हम उसको पैसा देते हैं। ठीक है, हमने हमारी लॉन्ग पॉलिसी थी, लॉन्ग रोक दिया, उसके बाद मालदीव के अंदर सिचुएशन खराब हुई तो उसने हमारे साथ बैलेंस रखना शुरू कर दिया, इंडिया और चाइना को एक बराबर तरीके से तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन बांग्लादेश के ऊपर हमें डायरेक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। हमारी फोर्सेस वहां खड़ी हैं और क्या हम इनको इसी तरीके से चावल देते रहेंगे? सस्ते चावल देंगे, सस्ता पानी देंगे? हमको तो इनको रोक देना चाहिए। चाइना तो किसी को कुछ नहीं देता अपने आसपास की कंट्री, और फिर दोस्तों को चाइना चीजें नहीं देता। चाइना अपनी रिवर पे पूरा कंट्रोल रखता है, लेकिन हमारी रिवर के ऊपर अब जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर जो हमारे यहाँ से पास चाइना से आकर के इंडिया के अंदर पास होकर जाती है बांग्लादेश के अंदर, चाइना वहां पे बांध बना रहा है बहुत बड़ा और हम भी वहां पे बांध बना रहे हैं। क्या हम इनके साथ इसी तरीके से पानी देते रहेंगे? हमें तो पानी रोक देना चाहिए। अगर हम पानी रोकेंगे तो वहां तो ना गेहूं उगेगी, ना चावल उगेगा, ना बाकी चीजें उगेगी। वैसे भी जिस तरीके से पाकिस्तान का हाल किया, हमें तो बांग्लादेश का हाल उसी तरीके से करना चाहिए। हम क्यों इंतजार करते हैं? हम क्यों दूसरे को देखते हैं कि कुछ करे तो उसके बाद हम करेंगे? हमें डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए, हमको पहले एक्शन लेना चाहिए, हमको तैयार होकर काम करना चाहिए कि ये काम करेगा तो उसी हिसाब से प्री एम्प्ट एक्शन लेना चाहिए हमें। यानी कि ना कि हम उसकी वेट करें कि हमारे पे कुछ काम करेगा तब हम हमला करेंगे। ये हमारी एक बड़ी खराब आदत है। नहीं, जो आप ये बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से हमारी जो लीडरशिप है उसने रियलाइज कर लिया कि चाहे पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या कश्मीर हो या ये कोई भी अपना मुस्लिम कंट्री ले लीजिए, मालदीव ले लीजिए, ये लोग सर ये इनके कदम कदम पे नमक हरामी है। और ये लोग को सबसे ज्यादा मजा आता है
उसको मारने में जो उनके ऊपर एहसान करता है, जो उनका बाप बिल्कुल। होता है, ये उन्होंने यही करना है। इनके सर, इनकी हिस्ट्री देख लीजिए, सबकी हिस्ट्री एक ही है, कहानी एक ही है। तो इनसे सर कोई प्यार मोहब्बत जो मोदी जी का तरीका है ना कि भाई मैं प्यार से बदल दूंगा, सर वो इन लोगों के ऊपर नहीं चलने वाला। ये जूतों के भूत हैं, लातों के भूत हैं, ये नहीं सुधरने वाले सर। इनको तो मैंने पीठ पे खंजर मारना, इनको बहुत मजा आता है सर, इनको बहुत खुशी होती है। अपने बाप को मार देना बहुत अच्छा लगता है। आप देख लीजिए ना, पूरी हिस्ट्री देख लीजिए। बिल्कुल मैंने ठीक है, वो बात ठीक है। आप बांग्लादेश पे कितने एहसान करेंगे यार, कितने एहसान करेंगे। और लेकिन वो ही उन्हें बांग्लादेश, उन्हें उनकी बात तो छोड़िए, जो हिंदुस्तान के अंदर हमने एहसान किया, अरे मुसलमानों को बिल्कुल सिर पे बिठा के रखा था, इन्होंने तो हमारी हिस्ट्री चेंज कर दी। इन्होंने बिल्कुल बिल्कुल औरंगजेब को तो हमारा बाप बना के रख दिया था, आज भी उसके लॉयल हैं। लेकिन ये सर। सुधरेंगे नहीं, इनकी लॉयल्टी देश के साथ नहीं है, तो आप बांग्लादेश से क्या एक्सपेक्ट करेंगे। और सर ठीक है, मुझे हम तो प्रोग्राम को खत्म करते हैं। हाँ ठीक है। मुझे 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 तो सूद साहब आपके दिल्ली को देख के बड़ा हंसी आती है कि यही हमलावर, यही खूंखार लोग, यही खूनी लोग, उनके नाम पे रोडें भर दिए जाके, हुमायूं बिल्कुल। रोड, बाबर रोड, अकबर अकबर रोड, रोड। अरे कोई और दूसरा नहीं मिला इनको। माने यही यही नामों पे करते जा रहे हैं आके। So anyway, I think this is our leadership and our country has realized this, and I think rectifications are going to happen. Anyway, सत्यमेव जयते, मैं तो यही कहूंगा, एंड में सत्य की जीत होगी। जिसको ये जिहादी नहीं मानते, उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है। वो झूठ में पलते हैं, झूठ के साथ उठते हैं, झूठ सूंघते हैं, झूठ को ब्रीथ करते हैं। ये झूठ ही इनको ले डूबेगी या जहां भी ले जाएगी सर। लेकिन वी शुड नाउ नॉट स्टॉप पैम्परिंग दिस पीपल, स्टॉप पैम्परिंग दिस बिल्कुल ठीक बात। बार्बेरिक पीपल। ओके सर। तो एंड में मैं यही बात करूंगा कि बेसिकली जैसे उदय शंकर कहा कि भाई हमें इनको पैम्पर नहीं करना चाहिए, हमें डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि बांग्लादेश हमारे पे एक्शन लेगा तब हम एक्शन काउंटर एक्शन लेंगे। हमें डायरेक्ट एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश का पानी रोकना तो रोकेंगे, बांग्लादेश के चावल वो बंद करें, बांग्लादेश के अंदर जो भी सामान जाता है उसको रोका जाए। काउ स्मगलिंग तो रुक चुकी है और बाकी चीजों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश आज नहीं तो कल फिर हमको धोखा देगा। क्योंकि हमने बांग्लादेश को लिबरेट कराने में अपने 30,000 से ज्यादा सोल्जर को लूज किया। हमने अरबों रुपए यहाँ पे खर्चे बांग्लादेश को लिबरेट कराने के ऊपर, जिससे हमारी इकोनॉमी पे प्रेशर पड़ा और हमने बहुत कुछ किया बांग्लादेश के लिए। लेकिन ये लोग हैं, ये जिहादी अपना जो गद्दारी का लेकिन ये जिहादी जो गद्दारी करते हैं उससे बाज नहीं आएंगे। तो यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपके कमेंट्स पूछते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे इस इशू के ऊपर। क्या बांग्लादेश को हमें सॉफ्टली लेना चाहिए या बांग्लादेश के खिलाफ सख्त एक्शन लेने चाहिए शुरू से बगैर वेट किए। क्या तारिक अहमद जब पावर में आएंगे तो क्या हमारे साथ मिलकर काम करेंगे, क्या हिंदुस्तान के जो हिंदू बैठे हैं वहां पे उनको सपोर्ट करेंगे, क्या उनको बचा के रखेंगे, या यही जिहादियों के साथ मिलकर के उसी तरीके से काम करेंगे जैसे बांग्लादेश के अंदर पहले से हो रहा है। और इसको प्रोग्राम खत्म करते हैं, आपके कमेंट्स पूछेंगे। आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं और साथ में ये भी रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। ये तारिक सर तब गद्दी पे बैठेगा अगर वो जिंदा रहेगा तो। मुझे नहीं लग रहा उसको उड़ा देगा। बिल्कुल सर, उदय शंकर पानी जी को तो पूरा भरोसा है कि इसको गद्दी पे बैठने नहीं दिया जाएगा। देखते हैं क्या होता है, क्या गद्दी पे बैठते हैं कि इनको मार दिया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर यही होगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।